Today's topic is uniqueness theorem, first uniqueness theorem and second uniqueness theorem. अब यूनिकनेस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कितनी चाहिए। जैसे अगर हम वन डायमेंशन में जाते हैं, टू डायमेंशन लेते हैं, तो हमें इसके लिए बाउंड्री कंडीशंस की ज़रूरत होती है। लैप्लाशियन इक्वेशन के लिए बाउंड्री कंडीशन का होना मस्ट था जब हमने वो पढ़ी थी। तो वो बाउंड्री कंडीशन कितनी होनी चाहिए वो हमें सारा क्या बताता है, यूनिकनेस थ्योरम से पता लगता है। तो प्रूफ दैट प्रपोज्ड अ सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस will surface is usually presented in the form of uniqueness theorem. अब फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास रिलेट करता है पोटेंशियल से। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये रीजन है, ठीक है, अब इस रीजन में हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं इनसाइड, ठीक है। तो अगर हम इनसाइड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन पता होना ज़रूरी है। हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन मस्ट गिवन हो तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे एक कैविटी भी आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे एक कैविटी आ जाती है, यहाँ पे भी कैविटी आ जाती है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन एक हमें यहाँ पे पता होना ज़रूरी है, और इसके कैविटी के इर्द गिर्द भी पोटेंशियल हमें बाउंड्री कंडीशन पता होना ज़रूरी है, तब हम पोटेंशियल जो है वो इनसाइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द सोल्यूशन to Laplace equation in some region is uniquely determined if potential V is specified on the boundary surface. अगर हमें बाउंड्री सरफेस पे पोटेंशियल पता है तो और हम मिड में फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल, लेकिन मिड में वो लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे हम यहाँ पे V फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो V यहाँ पे मस्ट किसको फॉलो करेगा, किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको लैप्लाशियन इक्वेशन जो हमारे पास होती है डेल स्क्वायर V इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला केस जो फर्स्ट वाला अभी हम जो पढ़े हैं वो वाले स्टडी करने जब हमारे पास रो क्या है, 0 है। अब यहाँ पे क्या है कि वी नो द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो बाय नोइंग द लैप्लेस इक्वेशन वी कैन फाइंड पोटेंशियल विद इन द कंडक्टर विच इज़ यूनिक वैल्यू। तो अगर हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन पता है तो हमें फाइंड, और वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, हमें पता है लैप्लाशियन इक्वेशन का, तो हम इन साइड द कंडक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे वो क्या होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। इसी को हम बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। अब हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा इनसाइड का वो कांस्टेंट होगा। वो कैसे होगा, इसका अभी प्रूफ देखेंगे। सपोज कर लिया हमने कि हमारे पास V1 और V2 जो है वो टू पोटेंशियल है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर अंदर क्या था, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0 हमने लिया था ना, लैप्लाशियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब हमने कहा है कि सपोज हमारे पास टू पोटेंशियल्स हैं, एक V1 है और एक V2 है। तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वेयर V1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वेयर V2 इज इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल एट द अब पोटेंशियल जो सरफेस पे है वो तो फिक्स है क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे जो 1 का सरफेस पे है वो भी फिक्स है, और V2 का भी हमारे पास क्या है, Vs है। इट मीन्स कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, फिक्स है सरफेस पे। अब जो टू पोटेंशियल्स हैं, ये दो पोटेंशियल जो हमने लिए हैं वो डिफरेंट है। अब उनका डिफरेंट हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास थर्ड पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है, मीन्स कि V3 इज इक्वल है V1 माइनस V2। अब यहाँ पे लैप्लाशियन इक्वेशन है ना, तो V3 इज इक्वल्स टू और डेल स्क्वायर V1, ये दोनों हमारे पास क्या थे, 0 थे। अगर ये दोनों 0 थे तो डेल स्क्वायर V3 भी हमारे पास क्या होगा, 0। इट मीन्स कि जो हमारे पास थर्ड पोटेंशियल है वो भी क्या है, 0। अगर इस पोटेंशियल को हम सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस पे भी ये पोटेंशियल हमारे पास क्या है, 0। अब 0 क्यों है, यहाँ पे ये बात समझनी है कि अभी हमने कहा कि हमारे पास अंदर क्या है, दो पोटेंशियल है, और जो V3 आया वो भी हमारे पास क्या है, 0। अगर V3 0 है इट मीन्स के V1 इक्वल है V2 के। अब हर जगह हमारे पास V1 है इक्वल होगा V2 के, और हर जगह V3 हमारे पास क्या है, 0 है। अब V3 क्यों 0 है, क्योंकि जब हमने पोटेंशियल हमने कहा था कि हम इनसाइड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो लैप्लाशियन इक्वेशन में जब हमने पढ़ी थी 1D 2D या 3D, तो हमने उसमें कहा था कि बाहर के इनसाइड कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता, ये टॉलरेट ही नहीं करता मैक्सिमा और मिनिमा को। तो जब यहाँ पे कोई मैक्सिम, सिर्फ बाउंड्रीज पे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो सकता। बाउंड्री पे हमारे पास V3 क्या है, 0,
तो इनसाइड V3 ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम +1 लें इट मीन्स के मैक्सिमा, तो अंदर मैक्सिमा हो ही नहीं सकता, और अगर नेगेटिव मिले इट मीन्स के मिनिमा, और अंदर मिनिमा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इनसाइड भी V3 क्या होगा, ज़ीरो। और V1 इक्वल्स टू V2। अब V1 V2 हमने दो पोटेंशियल्स लिए थे, अगर V1 इक्वल है V2 के इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज़ एक हैं, दो नहीं थी, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिक है। V1 इक्वल्स टू V2 हर जगह रहेगा, ये हमारे पास यूनिकनेस थ्योरम का सोल्यूशन आया। अब V1 V2 आया, ये चीज़ क्या आई है, ये कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, ये चीज़ प्रूफ होगी। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट और इनसाइड कंडक्टर। वो केस था जब हमारे पास रो ज़ीरो था। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर हमारे पास रो ज़ीरो होता है तो वो हमारे पास लैप्लासियन इक्वेशन को हम लेके चलते हैं आगे, ∇2v=0 लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रो ज़ीरो नहीं है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, पॉइसन इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब अगला केस जो है वो हमारे पास, उसमें क्या है कि जब हमारे पास रो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास एक जो है वो ये कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी है। कंडक्टर की तो रो ज़ीरो है, लेकिन जो कैविटी है उसकी रो ज़ीरो नहीं है। तो हमने यहाँ पे पॉइसन इक्वेशन ले ली, ठीक है। रो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने सपोज किया कि अगेन दो ही पोटेंशियल्स हैं V1 V2। तो V1 के लिए लिखा -ρ/E0 और V2 के लिए लिखा फिर से अगेन ये। अब V3 हमने क्या करना था, इनका डिफरेंस लेना था। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा कैंसिल, तो V3 हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। अगर V3 ज़ीरो आया इट मीन्स के V1 इक्वल्स टू V2, अगेन पोटेंशियल हमारे पास क्या आया, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर्स और सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसके ये डायग्राम से समझेंगे कि हमारे पास एक पूरा क्या है, ये एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर हमारे पास एक डेंसिटी जो है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये कंडक्टर की डेंसिटी है। देन उसके बाद हमारे पास कैविटीज़ हैं और वो कैविटीज़ पे भी क्या है, चार्ज स्टोर्ड हुए हुए हैं। तो अगर हमने अभी ये देखा था कि अगर हमारे पास बाउंड्री जो होती है, अगर हमें पोटेंशियल इनसाइड फाइंड आउट करना है तो हमें पोटेंशियल आउटसाइड बाउंड्री पे पता होना चाहिए, और अगर कोई कैविटी है तो उसके आउटर बाउंड्री पे भी हमें बाउंड्री कंडीशन है वो पता होना लाजमी है। तो इधर इसी तरह यहाँ पे हमें सब कुछ गिवन है। तो इन अ वॉल्यूम सराउंडेड बाय कंडक्टर एंड कंटेनिंग स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी रो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ टोटल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर इज गिवन। तो हमें चार्जेस भी कंडक्टर के ऊपर गिवन है और इधर हम, और ये किससे रिलेट करती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करती है, जबकि फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम जो था वो हमारे पास रिलेट करता था पोटेंशियल से, तो ये हमारे पास रिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब हमने क्या किया, वी हैव कंडक्टर हैविंग डिफरेंट कैविटीज़ कंटेनिंग चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है, चार्जेस इसके अंदर स्टोर्ड हुए हैं और रो डेंसिटी जो है वो इसकी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी क्या आएगी, एक यूनिक वैल्यू आएगी। अब इसका प्रूफ है, प्रूफ देखेंगे तो हमारे पास सपोज हमारे पास अगेन टू फील्ड्स हैं, एक E1 फील्ड है और एक हमारे पास क्या है, E2 फील्ड है। अब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक गॉसेस लॉ ले लिया, और गॉसेस लॉ हमने क्या लिया, इन डिफरेंशियल फॉर्म। गॉसेस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, रो ओवर ई नोट। तो दो फील्ड्स हैं तो दोनों फील्ड्स के लिए लिख लेंगे, E1 के लिए रो ओवर ई नोट लिखा और E2 के लिए रो ओवर ई नोट लिखा। देन उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म थी ये गॉसेस लॉ की, तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी ए क्यू ओवर ई नोट। तो इसको भी आपने, अब ये जो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है ये हमारे पास दो के लिए, एक कंडक्टिंग सरफेस के लिए और एक आउटर बाउंड्री के लिए। अब जो कैविटीज़ थी वो हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है ना, तो उसके लिए हमारे पास इक्वल होता है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू आई ओवर ई नोट, ठीक है। अब ये तो है जितनी भी हमारे पास ith कंडक्टिंग सरफेसेस गिवन थी ना, हमने ऊपर लिखा था एक पे कि क्यू ए है, क्यू बी है, क्यू सी और ith, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ith कंडक्टिंग सरफेसेस के लिए क्यू आई ओवर ई नोट होता है। इसी तरह अगर E1 के लिए लिखेंगे तो E1 डॉट डी ए और क्यू आई ओवर ई नोट, E2 डॉट डी ए क्यू आई ओवर ई नोट। देन सेकेंड हमने क्या लिया है, फॉर आउटर बाउंड्री के लिए, तो आउटर बाउंड्री के लिए जो उसकी बाहर वाली ये वाली कंडक्टर की सॉरी, वो जो, हाँ, वो जो आउटर बाउंड्री थी ना मेंशन की हुई है फिगर में,
इसके लिए हमने लिखी है। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल चार्ज होता है। तो इसमें ई डॉट डी आउटर बाउंड्री, क्यू टोटल ओवर ई नॉट, और यहाँ पे हमारे पास आई है, यहाँ पे टोटल है, मिक्स नहीं करना। ये आउटर बाउंड्री क्यू टोटल ओवर ई नॉट। अब हमें पता है कि हमारे पास ई थ्री हम कैसे लेते हैं, ई वन माइनस ई टू करके डिफरेंस करके लेते हैं अगर हमने थर्ड का निकालना हो। तो यहाँ पे अब मैंने डाइवर्जेंस ले लिया। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट और कोई भी यहाँ पे स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है तो वो क्या होगी, डेल डॉट ई। अब ये डेल डॉट थ्री, डेल डॉट ई वन माइनस डेल डॉट ई टू, और ये हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या होता है, रो ओवर ई नॉट, रो ओवर ई नॉट, दोनों की यहाँ पे वैल्यूज़ हम लिख चुके थे। इन दोनों को माइनस किया तो ये कैंसिल, और हमारे पास डेल डॉट थ्री क्या आ गया, ज़ीरो। अगर डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास ज़ीरो आई है, इसी तरह अगर हम इंटीग्रल फॉर्म निकालें ना तो वो भी हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो क्या आई है, ज़ीरो। तो इंटीग्रल फॉर्म भी क्या आएगी, ई डॉट ई थ्री डॉट डी ए, इंटीग्रल फॉर्म भी क्या आएगी, ज़ीरो। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरी ith कंडक्टिंग सरफेसेस पे, वो इक्वी पोटेंशियल है या नहीं, मतलब उनका पोटेंशियल कांस्टेंट है या नहीं है, वी नॉट वी वन के इक्वल है या नहीं। तो हमने एक डाइवर्जेंस थ्योरम लिया है। डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास वॉल्यूम से सरफेस पे जाता है, तो डेल डॉट वी थ्री ये पूरा फॉर्मूला है डाइवर्जेंस थ्योरम का, ठीक है। अब देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एक फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया, जो कि हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे कि डेल डॉट वी थ्री ई थ्री, अब एक वी थ्री ऐसे ही, डेल डॉट ई थ्री, फिर ई थ्री ऐसे ही, और फिर डेल डॉट वी थ्री। हमने इस तरह से, यहाँ पे डॉट आएगा, इस तरह से ये इसके प्रोडक्ट रूल लगाया। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि अगर हमारे पास, हमें नहीं पता ना, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ई थ्री जो है वो क्योंकि हमें नहीं पता कि इक्वी पोटेंशियल है या नहीं, मीन्स के पोटेंशियल कांस्टेंट है या नहीं, इक्वी पोटेंशियल मीन्स के कांस्टेंट। तो ई थ्री जो है वो क्या है, कैन नॉट डिफाइन, वो अभी तक डिफाइन नहीं है ना। इससे पहले आप लोगों ने ये लिखनी है बात। सो वी थ्री डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी वन एंड वी टू, ठीक है। अगेन हम प्रूफ कर रहे हैं। अब ये चीज़ अगेन अब इधर तक पहुँची, तो डेल डॉट ई थ्री क्या था, ज़ीरो था। अभी ऊपर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ क्या था, ज़ीरो। तो ये चीज़ ज़ीरो मीन्स ये ई थ्री बच गया, डॉट, ये डॉट है, माइनस नहीं है, डॉट डेल वी थ्री। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है माइनस डेल वी के, तो यहाँ पे डेल वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई, और ई हमारे पास थ्री है, तो माइनस ई थ्री का स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आई है, इस पूरी की। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ये किसके इक्वल होगी, माइनस ई थ्री आया, ई थ्री का स्क्वेयर साथ में डी टाउ, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ सरफेस वी थ्री ई थ्री डॉट डी ए। अब हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ भी क्या था, ज़ीरो था, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ से क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो ये ई थ्री डॉट डी ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यहाँ पे रह गया माइनस ई थ्री स्क्वेयर और डी टाउ और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास ई थ्री की वैल्यू भी क्या आ जाती है, ई थ्री की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, ठीक है। ई थ्री की वैल्यू अगर ज़ीरो आई है, ई थ्री की वैल्यू अगेन आप इसमें अगर पुट करो तो ई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू, ठीक है। तो ई वन इक्वल्स टू ई टू, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।